आज बात एक ऐसे सम्मेलन की जो हमारे भविष्य का फैसला करने वाला है। COP30 समिट इस बार 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलेम में आयोजित हो रहा है। यहाँ 197 देशों के डिप्लोमेट, साइंटिस्ट और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री पर रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। ये पेरिस समझौते के 10 साल पूरे होने का मौका है, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हम अभी ट्रैक पर हैं या एमिशंस अभी भी बढ़ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। सबसे पहले ये समझिए कि COP30 का मतलब क्या होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ये संयुक्त राष्ट्र का वो प्लेटफॉर्म है जहां 197 देश जलवायु संकट से निपटने के रोड मैप बनाते हैं। हर साल होने वाला ये समिट इस बार ब्राजील के बेलेम में हो रहा है। उद्घाटन में ही UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि अब वक्त है वादों को काम में बदलने का। इस बार की मुख्य बहस का केंद्र है NDCs, जिसका मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जहां हर देश को अपना उत्सर्जन या एमिशन घटाने का राष्ट्रीय प्लान अपडेट करना होगा। UNFCCC के अनुसार पेरिस समझौते के तहत ये प्लान 2025 में जमा होने थे, लेकिन अब तक करीब 100 देशों ने नए या अपडेटेड NDCs सौंपे हैं या घोषित किए हैं, जो कुल 197 देशों में से काफी कम है। अब बात करते हैं कि ये समिट क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पेरिस समझौते 2015 के 10 साल पूरे होने पर COP30 एक ग्लोबल स्टॉक टेक की तरह काम करेगा, जहां दुनिया की प्रगति की समीक्षा होगी। UNFCCC की ताजा रिपोर्ट बताती है कि प्रगति तो हुई है, लेकिन गति बहुत धीमी बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर UNEP की एमिशंस गैप रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2023 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिकॉर्ड 57.1 गीगाटन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष तक पहुंचा, जो पिछले साल से 1.3% की वृद्धि को दर्शाता है। 2025 की रिपोर्ट में भी सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे फॉसिल ईंधन, कृषि में उत्सर्जन बढ़ने की पुष्टि हुई है, जो मौजूदा NDCs के साथ मिलकर वैश्विक तापमान वृद्धि को 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकता है, और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से बहुत दूर दिखाई देता है। बेलेम का समिट इसलिए रणनीतिक है क्योंकि ये अमेज़न जंगलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक यानी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक है। इस समिट में जंगलों की रक्षा, जैव विविधता और एडॉप्टेशन COP थीम पर फोकस रहेगा, लेकिन बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिसमें अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन के तहत पेरिस समझौते से दोबारा बाहर निकलने का ऐलान किया है, जो 27 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। अब भविष्य की चर्चा से पहले 10 साल पीछे चलते हैं। 2015 में पेरिस सम्मेलन में 196 देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रमुख लक्ष्य तय किया गया। इसके अलावा सभी देशों को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वही NDCs तैयार करने का दायित्व सौंपा गया, यानी प्रत्येक राष्ट्र को अपना उत्सर्जन घटाने का राष्ट्रीय प्लान बनाना था, जबकि विकसित देशों को विकासशील राष्ट्रों को वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई। 10 साल बाद क्या वाकई कुछ बदला? रिपोर्ट्स देखें तो कुछ बदलाव दिखते हैं, जैसे कि इन 10 वर्षों में रिन्यूएबल ऊर्जा तेजी से बढ़ी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी 2025 की रिपोर्ट कहती है कि 2020 से 13% सालाना ग्रोथ हुआ। सोलर ऊर्जा ने दुनिया की बिजली का 38% हिस्सा कवर कर लिया। EV की बिक्री भी बढ़ती गई। IEA 2025 के मुताबिक 2024 में 17 मिलियन EV बिकी, यानी हर चौथी से पांचवी कार इलेक्ट्रिक है। लेकिन ये EV चार्ज करने के लिए फिर से वही बिजली चाहिए, और दुनिया में 40% बिजली अभी भी कोयले से आती है, जो प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कुल मिलाकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। UNEP 2025 की रिपोर्ट चेताती है कि 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड 3.5 पार्ट्स पर मिलियन ऊपर चढ़ा, उत्सर्जन 57% तक पहुंचा। NDCs से गर्मी 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस पर जा अटकी। नतीजा ये रहा कि इसका सबसे गंभीर असर स्वास्थ्य पर दिखने लगा।
लैंसेट काउंटडाउन 2025 की रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन से सालाना 5 मिलियन मौतें, हीट वेव, डेंगू प्रदूषण हो रहे हैं। केवल भारत में PM 2.5 से 17 लाख मौतें साल 2022 में दर्ज की गई, जो कोविड में हुई मौतों से 3 गुना थी। अमेज़न में 2024 में डिफॉरेस्टेशन 10% बढ़कर 1.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जो कार्बन सिंक क्षमता को 15% कम कर रहा है और फेफड़ों में जहर घोल रहा है। और इसके बाद जैव विविधता का संकट और भी गहराता जा रहा है। इसके अलावा कोयला भारत की बिजली उत्पादन का 70.7% हिस्सा बनाए हुए है। ये मई 2025 तक CEA का डेटा है। कुल मिलाकर शुरुआत अच्छी थी, लेकिन इसकी गति वैसी नहीं रही जितना प्रदूषण फैलने की दर रही। पेरिस 2015 समझौता भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा। CEA जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2030 का 50% नॉन फॉसिल लक्ष्य जुलाई 2025 में ही पूरा कर लिया गया। ISA के 107 सदस्यों से लीडरशिप मिली। उत्सर्जन तीव्रता 45% कट करने का प्रयास किया गया। ग्रीन H2 मिशन ने ऊर्जा प्रबंधन को मजबूत किया और COP30 में भारत को फंड मिलने की दावेदारी इन आंकड़ों के आधार पर और मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि कोयला छोड़कर रिन्यूएबल अपनाने की रफ्तार अभी भी कमजोर है। हालांकि इसमें अमेरिका का रुख सबसे विवादास्पद है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन पेरिस समझौते से बाहर निकलने का कार्यकारी आदेश जारी किया, जो 27 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। दरअसल अमेरिका ने रास्ता दिखा दिया है, जिससे दूसरे देश भी प्रतिबद्धता से अब पीछे हट सकते हैं। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि COP30 में कोई उच्च स्तरीय संघीय प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा। इस निर्णय से बाइडेन प्रशासन की 2035 तक 100% क्लीन बिजली का वादा अब खतरे में है, क्योंकि EPA की इन्वेंटरी ऑफ US ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड सिंस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अमेरिकी उत्सर्जन 2023 से 1.5% बढ़कर 6.3 तक पहुंच गया, जो मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और परिवहन से बढ़ा। COP30 में अमेरिकी अनुपस्थिति से फाइनेंसिंग वार्ताओं पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा चीन वैश्विक उत्सर्जन का 30% उत्सर्जित करता है, फिर भी रिन्यूएबल ऊर्जा में सबसे आगे बना हुआ है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार 2024 में चीन ने रिन्यूएबल निवेश में $627 बिलियन खर्च किया, जो वैश्विक खर्चे का कुल 50% है। COP30 से पहले पुराने फैसलों को देखना बहुत जरूरी है। ये बताते हैं कि वादे कितने आसान हैं, लेकिन अमल कितना मुश्किल। UNEP की एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025 ऑफ टारगेट के अनुसार उत्सर्जन कटौती और फंडिंग में कमी ने ग्लोबल वार्मिंग को 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की ओर धकेल दिया, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से काफी दूर है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ने अमीर देशों से 1990 स्तर से 5.2% कटौती मांगी और यूरोपियन यूनियन ने 12.5% हासिल कर लिया, लेकिन इससे अमेरिका बाहर हो गया। नतीजा ये हुआ कि 1997 से 2012 तक उत्सर्जन 32% बढ़ गया और ये सबक COP30 के लिए महत्वपूर्ण है। बाध्यकारी लक्ष्य बिना अमीर देशों के भागीदारी के अधूरे नजर आते हैं। COP30 में अपडेटेड NDCS से ये गैप भरना होगा। COP28 जो 2023 में हुआ, उसमें फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन का पहला ऐलान किया गया, जिसमें 26 देशों ने नया कोयला न बनाने का वादा किया। उम्मीद है कि COP30 कोयला फेज आउट को सख्त बनाएगा। इसके अलावा 2022 में 100 बिलियन लक्ष्य पहली बार पूरा हुआ, जो OECD के रिपोर्ट पर आधारित था, लेकिन ज्यादातर 80% कर्ज के रूप में था। ग्रांट्स सिर्फ 20% मिले, जो विकासशील देशों पर बोझ बढ़ाता है। COP30 में ये फंडिंग रोड मैप को लागू करने का टेस्ट होगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर 2025 के रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में सिर्फ 2 देश, जिनमें नॉर्वे है और UK है, सिर्फ ये दोनों ही 2030 NDCS के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस के ट्रैक पर हैं, जबकि बाकी अपर फॉर्मिंग है। WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 चिताती है कि वादों और अमल के बीच का फर्क जीवन ले रहा है। 2024 में जलवायु से जुड़ी मौतें 23% तक बढ़ गई और जैव विविधता
68% घट गई। कुल मिलाकर कॉप 30 का भविष्य निर्भर करेगा कि क्या ये फैसले अमल में बदलते हैं या नहीं, वरना ग्लेशियर पिघलते रहेंगे, सांसें जहरीली होते रहेंगी और हम और आप इन आंकड़ों से सवाल उठाते रह जाएंगे। इस पूरे मामले पर, इस पूरे विषय पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।